अब हम अपने विषय के दूसरे भाग पर आते हैं। तो हम पाते हैं कि बक्सर के युद्ध के बाद धीरे धीरे ब्रिटिश कंपनी ने अपना अधिकार भारत में स्थापित कर लिया, और स्थापित करने के बाद जो उसने नीति का निर्धारण किया, उसकी नीति का केवल मुख्य उद्देश्य जो था कि किसी तरीके से भारत में अधिक से अधिक धन की प्राप्ति की जाए और दूसरा कच्चे माल पर एकाधिकार किया जाए। क्योंकि कंपनी को ये बात मालूम थी कि भारत का व्यापार जो है वो देश विदेश में फैला हुआ है। भारत कैथबर्टसन ने लिखा है कि तीव्र बुद्धि तथा सृजनात्मक प्रतिभा के कारण भारतीय उद्योगों के सामने पाश्चात्य देशों की तुलना में भारत सबसे आगे था। रोम के निजी तथा सार्वजनिक भवनों में भारतीय कपड़ा, दरी, ताम, चीनी, मोजे, हीरे जवाहरात का उपयोग होता था। सारा संसार सुंदर वस्तुओं के लिए भारत का मोहताज था। तो ये जो कैथबर्टसन का ने लिखा है, उससे इस बात का स्पष्टीकरण है कि भारत का व्यापार जो था वो ब्रिटिश पाश्चात्य देशों के सामने बहुत अधिक फैला हुआ था। 18वीं शताब्दी के अंत तक भारत के उद्योग धंधों में मुख्य रूप से हस्तशिल्प तथा दस्तकारी का पतन होना आरंभ हो गया, क्योंकि ब्रिटिश जानते थे कि यदि हमें भारत में शासन करना है तो सबसे पहले इसके व्यापार को, इसकी आर्थिक नीति को हमें क्या करना होगा, समाप्त करना होगा। अतः उन्होंने इस काम के लिए जो उपाय अपनाए वो इस प्रकार हैं। इंग्लैंड सरकार द्वारा रेशमी तथा सूती कपड़े के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया। दूसरा, दस्तकारों पर अत्याचार किए गए, उनको इस स्थिति में ला दिया गया कि उन्होंने काम करना ही क्या कर दिया, बंद कर दिया। तीसरा, कच्चे माल पर नियंत्रण लगा दिया कि कच्चा माल जो है केवल कंपनी को ही दिया जाएगा और किसी दूसरे की जगह नहीं भेजा जा सकता है। चौथा जो था, भारतीय बाजारों पर देसी वस्तुओं पर आधिपत्य स्थापित कर दिया। ऐसी नीति का निर्धारण किया कि भारत के बाजार में अधिक से अधिक विदेशी माल का ही उपयोग किया जाए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ब्रिटिश शासन कंपनी की जो नीति थी उसका मुख्य उद्देश्य भारत की आर्थिक व्यवस्था को समाप्त करना था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है कि भारत में जो आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन हुए वो उस पर स्वाभाविक नहीं थे, थोपे गए थे। भारत विश्व बाजार का एक अंग नहीं बन पाया, पर वह अंग्रेजी अर्थव्यवस्था का एक औपनिवेशिक एवं सांस्कृतिक अंग बनकर रह गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्रिटिश सरकार की जो नीति थी उसमें सब में पहले स्थान जो दिया गया वो आर्थिक नीति को दिया गया। इस प्रकार भारत की दस्तकारी बुनकरों को तंग किया गया कि उन्होंने अपना काम ही छोड़ दिया और वे गांव की ओर पलायन कर गए, और इससे खेती पर क्या हुआ, अधिक भार पड़ा। भारत जो अभी तक एक औद्योगिक देश था वो खेतीहर देश बनकर रह गया। अब हमें यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि ये जितनी भी स्थिति थी ये कंपनी के शासन व्यवस्था थी, किंतु इसी समय यूरोप में औद्योगिक क्रांति आरंभ हो गई थी। औद्योगिक क्रांति का जो समय है वो है 1780 से लेकर 1850 तक माना जाता है। 1850 तक पूरी तरह से औद्योगिक क्रांति का प्रभाव इंग्लैंड में दिखाई देने लगा। जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का विकास होने लगा तो सबसे पहले वहाँ पर एक नए वर्ग का निर्माण हुआ जिसे हम मध्यम वर्ग या पूंजीपति वर्ग कहते हैं। तो इंग्लैंड का आर्थिक ढांचा औद्योगिक क्रांति के कारण बदल गया। एक शक्तिशाली पूंजीवाद वर्ग का जन्म हुआ
इस वर्ग ने ब्रिटिश सरकार के ऊपर ये दबाव डाला कि अब कंपनी का एकाधिकार कम करके इन पूंजीपतियों को भारत में व्यापार करने दिया जाए। और हम पाते हैं कि भारत में ये पूंजीपति अपना व्यापार करने लगे। जी, इन व्यापारियों का उद्देश्य ब्रिटिश उद्योगों को बढ़ाना वही मुख्य था। दूसरा, कच्चा माल कम कीमत में खरीदना। इसके लिए भारत का व्यापार, भारत का उपनिवेश को चुना गया ताकि यहाँ से कच्चा माल सस्ते दाम में खरीदकर उत्पादित माल को यहाँ पर अधिक से अधिक दाम में बेचा जा सके। तो इस प्रकार भारतीय उद्योगों की बलि चढ़ाकर ब्रिटिश उद्योगों का विकास किया गया। भारत में जो माल आता था उस पर कर नहीं लगता था, और जो माल भारत से विदेश जाता था उसके ऊपर डबल कर लगाया जाता था और भारतीयों को बाध्य किया जाता था कि वो ब्रिटिश माल को ही खरीदें। तो इस प्रकार ब्रिटिश पूंजीपतियों ने अपने लाभ के लिए जिस नीति को अपनाया उसे वन वे फ्री ट्रेड पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। हैरिस विलियम लिखता है कि भारत के इतिहास में यह प्रसंग दुखद है कि भारत के साथ कैसा अन्याय किया गया। यदि प्रतिरोधक कर और कानून ना होते तो पेजल और मैनचेस्टर की मिलें शुरू ही नहीं होती और उसके पहले ही बंद हो जाती। भारत में वो ताकत नहीं थी कि वो इसको आगे बढ़ा सकती थी। तो इस प्रकार से भारत के व्यापार को उन्होंने, आर्थिक नीति को क्या किया, पहले चोट पहुंचाई। इसके बाद हम पाते हैं कि औद्योगिक क्रांति चूंकि हो गई थी, जैसा हमने देखे, अधिक से अधिक पूंजीपतियों का यहाँ पर व्यापार आरंभ हो गया था। तो इसके लिए जरूरी ये था कि यहाँ की परिवहन व्यवस्था में सुधार किया जाए ताकि माल जो है गांव से सीधा बंदरगाह पहुंचा जा सके। अपने इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए ब्रिटिश ने भारत में परिवहन व्यवस्था का विस्तार किया, पूरा जाल फैला दिया। तो ब्रिटिश शासन का परिवहन के विकास का उद्देश्य कोई भारतीय को लाभ पहुंचाना नहीं था, वरन ब्रिटिश साम्राज्य की आवश्यकता को पूरा करना था। इसलिए रेल, तार, सड़क, संचार व्यवस्था आदि का विकास किया गया। यद्यपि इन व्यवस्थाओं से भारत को क्या हुआ, अप्रत्यक्ष रूप से लाभ ही प्राप्त हुआ, क्योंकि भारतवासी भी एक जगह से दूसरी जगह सरलता पूर्वक जा सकते थे, अपना व्यापार कर सकते थे, रोजगार कर सकते थे, मजदूरी कर सकते थे, और सब में मुख्य बात तो ये है कि विचारों का आदान प्रदान किया जा सका। तो इस तरह से साम्राज्यवादी नीति के लिए देशी राज्यों का अपहरण करने और जगह जगह विद्रोह हो रहे थे। तो इन विद्रोह को दबाने के लिए सेना की आवश्यकता होती थी और सेना को सरलता पूर्वक पहुंचाया जा सके ताकि विद्रोह को दबाया जा सके। कच्चे माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक सरलता पूर्वक इंग्लैंड में पहुंचाया जा सके। तो ब्रिटिश की जो परिवहन नीति कहा जाता है, आधुनिकीकरण जो उन्होंने भारत में किया, उसका उद्देश्य केवल मात्र भारत के ब्रिटेन के व्यापार को लाभ पहुंचाना था। फिर तीसरा काम उन्होंने किया, शिक्षा नीति। 19वीं शताब्दी के आरंभ तक भारत में देशी शिक्षा का चलन था। साम्राज्यवादी नीति के तहत कंपनी ने अंग्रेजी पद्धति का विकास किया, जिसका कि मुख्य उद्देश्य भारत को तो लाभ हुआ ही, अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश शासन को लाभ पहुंचाना था। उनका विश्वास था कि अंग्रेजी पढ़े लिखे हुए भारतीय अपने को अन्य जनमानस से उच्च समझेंगे। जैसा कि हम देखते हैं कि आज भी जो अंग्रेजी बोलते हैं उसके सामने हिंदी मीडियम को कम आंका जाता है। इस बार का जो आंका जाता है दूसरा, कंपनी के लिए बाबुओं की आवश्यकता थी
और ये बाबू जो थे सस्ते में कंपनी के लिए काम कर सकते थे, जो मानसिक रूप से अंग्रेजी साम्राज्य के क्या हो गए, गुलाम हो गए, क्योंकि इन्हें क्या मिलने लगी, आर्थिक रूप से सहायता मिलने लगी। 18वीं शताब्दी तक भारत में सामंतवादी व्यवस्था थी, जिसने समाज पर आम आदमी शिक्षा से वंचित था। इस कारण भारतीय व्यापार बाजार में विदेशी वस्तुओं की मांग कम थी। बाजार पर एकाधिकार स्थापित करने के लिए ये आवश्यक था कि भारतवासियों को ब्रिटिश सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान कराया जाए। मैकाले लिखता है कि अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से ऐसा वर्ग तैयार हो जाएगा जो रक्त और रंग से भारतीय होगा, परंतु अपनी प्रवृत्ति, विचार, नैतिक मापदंड और प्रथा मीन्स इच्छा से अंग्रेजी होगा। मैकाले जैसे विद्वान समझते थे कि औद्योगिकरण के लिए बाजार एवं धर्म को माध्यम बनाकर इंग्लैंड को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाया जा सकता है। यद्यपि अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार के लिए भारतीय विद्वान राजा राम मोहन राय ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की, उनका सहयोग किया और मैकाले की सहायता की। इसका ये उद्देश्य नहीं था कि राजा राम मोहन राय अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे और भारतीय शिक्षा का समर्थक नहीं थे, किंतु वो एक उदारवादी दृष्टिकोण के व्यक्ति थे। उनका मानना था कि अरबी, फारसी और संस्कृत शिक्षा की तुलना में पश्चात औद्योगिकरण के लाभ को यदि हमें प्राप्त करना है और आज जो समय की मांग है उसके लिए अंग्रेजी शिक्षा महत्वपूर्ण होगी। परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि भारतीय समाज में अंग्रेजी शिक्षा पढ़ने से परिवर्तन आया, बदलाव आया। संयुक्त परिवार की जगह एकल परिवारों का क्या हुई, रचना हुई। नए वर्ग मीन्स मध्यम वर्ग का जन्म हुआ, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार, शिक्षक, वकील। तो ये लोग पढ़ लिख कर एक नए वर्ग को इन्होंने क्या किया, जन्म। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कर भारत के जो शिक्षित वर्ग था वो पश्चात संस्कृति और सभ्यता की ओर आकर्षित हुआ और ब्रिटिश सरकार ने समझा कि हमारी जीत हो गई है। किंतु इस शिक्षा ने भारतीयों में आत्मविश्वास, आत्मचेतना एवं विदेशी विद्वानों के विचारों से परिचित करा दिया। इस वर्ग में स्वतंत्रता, व्यक्तिवाद एवं उपयोगितावाद का पाठ पढ़कर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया। यही अंग्रेजी शिक्षा शासक ब्रिटिश के लिए उल्टा हथियार साबित हुई। फिर हम पाते हैं कि पाश्चात्य विद्वान जो थे भारत में, मुख्य रूप से मैक्स मुलर और विलियम जोन्स, जैसा कि हमने आगे के वीडियो में भी पढ़ा है, इन लोगों ने भारतीय ग्रंथों का क्या किया, अनुवाद किया और इनके अनुवाद करने से अभी तक जो भारतीय साहित्य, भारतीय संस्कृति क्या है थी, उसको जो मरण क्षण हो गई थी उसको फिर से क्या किया, उत्पन्न किया और भारतीयों को इस बात का ज्ञान हुआ कि भारतीय साहित्य और भारतीय संस्कृति जो है अन्य देशों की तुलना में बहुत अधिक ऊंची है। और इससे उन लोगों में हम देखते हैं, भारतीयों में एक नई जागृति, एक नई प्रेरणा और प्रोत्साहन का संचार हुआ। तो इस तरह भारतीय संस्कृति को मैक्स मुलर और विलियम जोन्स जैसे यूरोपीय देशों ने एक नया रूप प्रदान किया, जो कि भारत के विद्वान और शिक्षित लोगों के लिए एक प्रेरणा बना। इसी तरह से ईसाई धर्म का प्रचार, ब्रिटिश शासन ने भारतीय समाज एवं सांस्कृतिक सभ्यता का अध्ययन करके पाया कि हिंदू समाज जातिपात, ऊंच नीच, धर्म भेदभाव से ग्रस्त है। अतः यहाँ ईसाई धर्म का प्रचार करना सरल है। ईसाई प्रचारकों के द्वारा हिंदू धर्म के ऊपर आक्रमण हो रहे थे, किंतु कुछ पश्चात शिक्षा प्राप्त
विद्वानों ने हिंदू धर्म इस बात का विरोध किया। उनका मत था कि भारतीय सभ्यता, धर्म और परंपरा की रक्षा हेतु उनमें जो भारतीय समाज में कमियां हैं उनको हमें दूर करना होगा और हम भारतीय समाज की जो संस्कृति है, सभ्यता है, धर्म जो हिंदू धर्म है, उसको बचाना इन शिक्षित और बौद्धिक स्तर के लोगों का एक परम कर्तव्य है। तो इस तरह हम पाते हैं कि अंग्रेजों का जो मुख्य सिद्धांत था कि यदि किसी देश को गुलाम बनाए रखना है तो उसकी संस्कृति और सभ्यता का विनाश कर देना चाहिए, किंतु भारत में वो ऐसा नहीं कर सके। भारत में इस समय अनेक समाज सुधारक एवं संतों ने आगे आकर भारतीय संस्कृति और सभ्यता की महानता को संसार के समक्ष रखा। द न्यूयॉर्क हेरल्ड में जब स्वामी विवेकानंद के द्वारा लेक्चर को प्रकाशित किया गया तो वहाँ की संसद में ये प्रश्न उठा कि ऐसे ज्ञानी देश को सुधारने के लिए धर्म प्रचार की बात कितनी मूर्खतापूर्ण है। तो इस प्रकार से भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता और भारत की आर्थिक नीति के संबंध में ब्रिटिश शासन के द्वारा जिन नीतियों का निर्धारण हुआ उससे भारतीयों में एक राष्ट्रीयता की भावना का उदय हुआ। फिर हम पाते हैं राजनीतिक नीति उनकी क्या थी। तो जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि बक्सर के युद्ध को बाद बंगाल उड़ीसा में कंपनी ने जो अपना अधिकार स्थापित किया, अतः जब उसने अपना अधिकार स्थापित कर लिया तो उसने एक केंद्रीकृत राज्य की स्थापना की जिसमें समान शासन नीति तथा प्रशासकीय व्यवस्था समान निर्मित की गई। इस तरह पहली बिखरे भारत को एकता के सूत्र में बांधने का अवसर मिला। धीरे धीरे कंपनी का साम्राज्यवाद नीति ने संपूर्ण भारत में अधिकार स्थापित कर लिया। केंद्रीकृत व्यवस्था जो सभी में जो भी कमियां थीं या जो भी उनकी नीतियां थीं, उनका प्रभाव किसी एक क्षेत्र पर नहीं पड़ रहा था। संपूर्ण भारत की जनता को एक साथ उसका सामना करना पड़ता था। एक सी कानूनी व्यवस्था ने जनता को प्रभावित किया। निचली अदालत, जिला अदालत, उच्च न्यायालय और संघीय न्यायालयों की व्यवस्था कायम की गई। जनता का विश्वास न्याय व्यवस्था पर बढ़ा। कानून राज की सभी नागरिकों को समान अधिकार देने की ब्रिटिश नीति का भारतीयों ने पालन किया। इसके साथ प्रेस की व्यवस्था, ब्रिटिश शासन ने प्रेस को भी स्वतंत्रता प्रदान की और भारत के प्रेस व्यवस्था ने ही अधिकांश मात्रा में भारत को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया। अंग्रेज शासन प्रेस का महत्व बढ़ा, किंतु और उन्होंने ये बात माना भी कि चौथे खंबे के रूप में प्रेस को भारतीय समाज में स्थापित किया जाना चाहिए, किंतु हम देखते हैं कि समय समय पर ब्रिटिश शासन के द्वारा अनेक विवाद उत्पन्न किए गए। प्रेस पर संकट के बादल हमेशा छाए रहे। ब्रिटिश शासन ने समय समय पर प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना आरंभ किया। कंपनी के शासनकाल में हम पाते हैं कि लॉर्ड हेस्टिंग, उनका मानना था कि प्रकाशन की स्वतंत्रता का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तिगत अधिकार है। इसी तरह मिंटो, चार्ल्स मैडकॉक जैसे कुछ व्यक्ति थे जो कि प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक थे, किंतु इसके साथ भी जॉन एडम तथा लॉर्ड एमहर्ट जो था वो हमेशा से प्रेस के क्या रहे, विरोधी रहे और उन्होंने अपने शासनकाल में भारतीय प्रेस पर हमेशा प्रतिबंध लगाया। किंतु 1857 के विद्रोह के बाद हम पाते हैं कि जो बौद्धिक स्तर के शिक्षित व्यक्ति थे
उन्होंने प्रेस की ओर ध्यान देना आरंभ किया और भारत में अनेक समाचार पत्रों का प्रकाशन होने लगा, जैसे अमृत बाजार पत्रिका, मद्रास में हिंदू, पंजाब में ट्रिब्यून और महाराष्ट्र में केसरी। इन पत्रों के द्वारा भारत में जो भी विद्रोह हो रहे थे उनका प्रसारण समस्त भारत में किया जाने लगा। चाय बागानों के ऊपर जो अत्याचार ब्रिटिश शासन के द्वारा किया गया, उस शोषण नीति का प्रचार संपूर्ण भारत में इन समाचार पत्रों के द्वारा किया गया। साथ ही जो बौद्धिक वर्ग के लोग थे, जैसे कि बंकिम चंद्र का नाटक आनंद मठ में राष्ट्रीय चेतना का एवं वंदे मातरम का जो गाना उसमें रखा गया था, उसने इस प्रकार से लोगों को भावनात्मक रूप से प्रभावित किया कि देश प्रेम की भावना एकदम से लोगों में जागृत हो गई। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा फोटोग्राफ के द्वारा भारत माता का जो चित्र बनाया गया, जिसमें कि भारत माता को कैद किया गया है जंजीरों से, तो इस प्रकार की भावनात्मक प्रसारण जो था प्रेस के द्वारा किया गया, उसने भारतीयों में राष्ट्रीय भावना का कि हम एक हैं, भारत माता की संतान हैं, इस भावना को एक सूत्र में बांधने का काम किया। तो इस प्रकार से ये कहा जा सकता है कि इतिहास के जो पन्ने हैं, जो कहते हैं, जिनमें लिखा है कि 19वीं सदी में भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। जैसा कि हम पाते हैं, रजनी पाल दत्त ने अपनी पुस्तक इंडिया टुडे में लिखा कि भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश शासन की संतान है, किंतु इस बात पर कोई अतियोक्ति नहीं होना चाहिए कि ब्रिटिश की सामाजिक, प्रशासकीय एवं सांस्कृतिक नीतियों के प्रति उत्तर में भारत में राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। यही उसका मुख्य कारण था। अब यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए।